पिगमेंटेशन आ जाता है या फिर एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है या हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। आजकल की जो जंक डाइट है, विटामिन B12 अगेन अगर हमारा कम है, स्किन और हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हेयर फॉल हो सकता है, वाइट हो सकते हैं बाल। हमारी दादियाँ होती थी, नानियाँ होती थी, जब वो 50-55 क्रॉस करती थी तब जाके उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आती थी, है ना। जी। तो आजकल एक आम देखा गया, जो टीन एज लड़कियां हैं उनके चेहरे पे भी झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं ना। आजकल चाहे 5 साल का बच्चा है या फिर 25 साल का इंसान है, सबको स्ट्रेस है, अपने लेवल पर स्ट्रेस है और वो इतना ज़्यादा है कि वो हमारी बॉडी पर, हमारी स्किन पर और हेयर पर शो अप होता है। फीमेल्स में हम ज़्यादातर देखते हैं पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ये तेल लगा लो, वो लगा लो, बड़ा कुछ आता है ना। तेल से ऐसा गंजापन वापस नहीं आ सकता। आप कुछ भी लगाने से या किसी एड को देखकर कुछ भी करने से आई डोंट थिंक वो रिवर्स हो सकता है। कंटेजियस बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है। कि मेकअप सभी जो स्किन टाइप पे सूट करता है, और क्या इससे स्किन खराब होती है? कि वो आपके सारे पोर्स को क्लॉग कर दे। अगर वो क्लॉग कर देता है तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बर्फ़ लगाते हैं घर में, जैसे नींबू हो गया, नींबू डाल लिया दही में, वो लगा लिया, है ना। जी। तो ये चीज़ें ठीक है। नींबू तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, सही रहता है चेहरे पे लगाना? जब हमें डैंड्रफ होता है हमें ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो फंगस है उसको ऑयल बहुत पसंद होता है। जब हम ऑयल लगाते हैं तो वो और बढ़ जाती है। सत श्री अकाल जी, मैं बख्शीश सिंह, तुसी जुड़े हो लाइफ केयर फाउंडेशन ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਗੈਸਟਰੋ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਰਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਲੈ ਸਕੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, डॉक्टर मनु सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है लाइफ केयर फाउंडेशन के। थैंक यू सो मच जी। और सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि जो आपके क्लिनिक में जो लोग आते हैं, पहले तो ये देखा जाता है कि पोल्यूशन बहुत हो चुका है, जो खाना बहुत ख़राब हो चुका है, लोग जंक फूड से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, है ना, लोग स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा हैं। इन सब का जो असर शरीर पर पड़ता है, और वो जब असर पड़ने के बाद इन सब चीज़ों का पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है, तो वो कौन कौन सी दिक्कत, कौन कौन सी बीमारियां लेके आता है जी? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पोल्यूशन का, स्ट्रेस का और खाने पीने का हमारी स्किन पर बहुत प्रभाव होता है। यस, होता है। और कॉमनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है पेशेंट कि उसको पिगमेंटेशन आ जाता है या फिर एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है या हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। आजकल की जो जंक डाइट है जो लोग आजकल प्रिफर करते हैं, उसकी वजह से न्यूट्रिशन कम हो जाता है हमारी बॉडी में, और जब तक उसको सही ना किया जाए तब तक वो चीज़ें रिवर्ट नहीं हो पाती हैं। जी। जैसे आपने डाइट की बात की ख़ास तौर पे, है ना। हाँ, तो डाइट में जो स्पेशली स्किन्स के लिए कुछ विटामिन्स स्पेसिफिक और डाइट, और ये चीज़ें कौन कौन सी होती हैं जिससे ये चीज़ें रोकी जा सकें? स्किन के लिए सारे विटामिन्स इम्पॉर्टेंट हैं। जो मेन इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं वो है विटामिन सी। विटामिन सी अगर हम डेली लेते हैं तो हमारी स्किन को वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है और हमें फ्री रेडिकल इंजरी से बचाता है, और हमें पिगमेंटेशन कम होती है, एजिंग के साइन भी कम होते हैं। देन विटामिन B12 की अगर बात करें, विटामिन B12 अगेन अगर हमारा कम है, जो कि देखा जाता है ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट में, अगर वो कम है तो पेशेंट को स्किन बॉडी की कंप्लेंट्स तो होती हैं, साथ में स्किन और हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हेयर फॉल हो सकता है, वाइट हो सकते हैं बाल। दीज आर द कंप्लेंट्स जो पेशेंट लेकर आ सकता है, जो नॉर्मली लेके आपके पास जो पेशेंट आता है ना। जी। पहले डॉक्टर साहब देखा जाता था कि जो बड़ी एज की औरतें होती हैं, जो हमारी दादियाँ होती थी, नानियाँ होती थी, जब वो 50-55 क्रॉस करती थी तब जाके उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आती थी, है ना। जी। तो आजकल एक आम देखा गया, जो टीन एज लड़कियां हैं उनके चेहरे पे भी झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं ना। ये बहुत आम वो हो गई है। इसके जो कारण है
इलाज और इससे बचा कैसे जा सकता है? कारणों की अगर बात करें तो हमारा खाना पीना आजकल ऐसा हो गया है जिसमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं है। हम ऑलवेज लेस ऑफ न्यूट्रिशन पर जी रहे हैं, है ना। जी। तो उसकी वजह से हमारी स्किन पर वो रिफ्लेक्ट होता है, अर्ली एजिंग के साइन आना, झुर्रियाँ आना, इस तरीके से वो प्रेजेंट करता है। और स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस पे मैं आना चाहूंगा। स्ट्रेस लेवल बड़ी बात है ये। यस, आजकल चाहे 5 साल का बच्चा है या फिर 25 साल का इंसान है, सबको स्ट्रेस है, अपने लेवल पर स्ट्रेस है, और वो इतना ज़्यादा है कि वो हमारी बॉडी पर, हमारी स्किन पर और हेयर पर शो अप होता है। जी। तो ये कुछ जिਵੇਂ बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी को चलाते हैं ना, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं अलग से स्पेसिफिक, जो हार्मोन्स स्पेशली स्किन पे ही असर डालते हैं, स्किन की हेल्थ पे असर डालते हैं वो हार्मोन्स? स्पेशली ऐसे कोई हार्मोन्स तो नहीं होते, लेकिन हाँ, हमारी बॉडी में जो नॉर्मल हार्मोन्स हैं वो हमारी स्किन पर इफेक्ट ज़रूर डालते हैं। जैसे फीमेल्स में ईस्ट्रोजन लेवल होता है, तो ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस की वजह से फीमेल्स में हम ज़्यादातर देखते हैं पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा होती है जब उनके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में, या फिर जब वो मेनोपॉज की तरफ जाती हैं, जब उनका महीना ख़त्म होने वाला होता है, तब उनको ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यस, हार्मोन्स का असर होता है। मेल्स में अगर बात करें तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की वजह से उनके बालों का झड़ना, जो कि मेल पैटर्न हेयर लॉस है जिसमें गंजापन देखा जाता है, वो ज़्यादातर मेल्स को इफ़ेक्ट करता है। अगर हम 10 मेल्स को देखते हैं तो उनमें से 3-4 लोगों को ये मेल पैटर्न वेलनेस होता है। तो ये हार्मोन्स का असर भी हमारी स्किन पर हो सकता है। जी, जैसे आपने बालों का जिक्र किया, बाल झड़ना, गंजापन, है ना, तो हम काफ़ी एड्स देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, मिथ देखते हैं, फैक्ट देखते हैं ना, ये तेल लगा लो, वो लगा लो, बड़ा कुछ आता है ना। तो आपकी बहुत गहरी स्टडी है एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, चमड़ी के माहिर आप बताएं ना, तो ये जो गंजापन है जो आता है, लोग कहते हैं ना, आप उसकी हेयर लाइन उड़ जाती है, दिक्कतें आती हैं जी, कि ये किसी ऑयल से आ सकता है वापस, या इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जो हमारे गट से लेके पूरी बॉडी को रिपेयर करने से जुड़ा होता है, और इसको ठीक कैसे किया जाता है? ये जेनेटिक भी होता है? ये सारे मिले जुले सवाल हैं जी, इसके बारे में खोल के बताएं। जी, जो मेल पैटर्न बैडनेस है, जो गंजापन है, यस, वो जेनेटिक होता है, लेकिन जेनेटिक होने के साथ साथ जो उसका मेन कारण है वो मेल हार्मोन्स ही हैं। ओके। तो यस, अगर हम उन चीज़ों पर, जो कारण है, जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होने की वजह से जो गंजापन हो रहा है, अगर हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दें तो वो रिवर्स हो सकता है, अगर हम अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो। और अगर बात करें तेल की, तो तेल मेनली जो होता है वो कंडीशनिंग के लिए होता है ना। और तेल से ऐसा गंजापन वापस नहीं आ सकता। आपका बाल नरम हो सकता है, थोड़ा बहुत आप मसाज उसके साथ करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन तेल किसी गंजेपन को सही नहीं कर सकता है। जड़ों में जाएगा, ये मजबूत कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जड़ों को नरिश नहीं कर सकता है, वो सिर्फ बालों को कंडीशन कर सकता है ना, बालों को मुलायम बना सकता है। आपका कहना ये है कि बाल वापस आने एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये एक डिजीज है, इसको हम जब डिजीज की तरह एड्रेस करते हैं, अप्रूव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तब ही वो जाकर रिवर्स हो सकता है। ऐसे कुछ भी लगाने से या किसी एड को देखकर कुछ भी करने से आई डोंट थिंक वो रिवर्स हो सकता है। उससे आप सिर्फ डिले करते हो अपना ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से जब आप ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। बहुत अच्छा आपने विस्तार में बहुत अच्छा इसमें कहा, क्योंकि ये तो एक आम सी दिक्कत हो गई है ना, बाल झड़ना, ये चाहे मर्दों में हो चाहे औरतों में हो, है ना। तो डॉक्टर साहब, एक बात और है, जैसे स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो दिक्कतें आप से हो रहा था, जैसे इचिंग की दिक्कत हो गई, कुछ बीमारियां होती हैं जो स्केबीज बीमारी होती है, हाँ जी। और रोज़ेशिया, स्केबीज, इन बीमारियों के बारे में कुछ बताएंगे। स्केबीज एक कंटेजियस बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है। ये इसका होने का कारण एक माइट होता है,
ठीक है, वो माइट जब बॉडी पर रहता है तो बॉडी के ऊपर वो मल्टीप्लाई करता है तो बॉडी की रिएक्शन इस तरीके मतलब से वो होती है। वहाँ अंडे देके हाँ, बॉडी yes, के साथ वो yes, कर देता है। वो इस तरह से रिएक्शन होती है बॉडी में कि पेशेंट को इचिंग होती है, और वो इचिंग रात में ज़्यादा होती है, और जहाँ पर जैसे उंगलियों के बीच में, बगलों में, जेनाइटल्स में, यहाँ पर इचिंग ज़्यादा होती है, और इचिंग ज़्यादातर नाइट टाइम में उसको एग्रेवेट होती है। इसका अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है तो यस सही हो सकता है। 5% परमेथ्रिन एप्लीकेशन भी हम देते हैं, हाँ, है ना। तो वो वीकली वो 2-3 हफ्ते अगर लगाता है कंटिन्यूसली तो यस ये ठीक हो सकती है बीमारी। जी डॉक्टर साहब, आम जो दूर रिमोट एरिया में भी रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं या कुछ भी, है ना, वो अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए कुछ घर में यूज़ करते हैं चीज़ें, हल्दी वगैरह, उपटन वगैरह, या कुछ कहीं से भी मिल गया, फेस पैक मिल गया या कुछ भी, वो लगाना, ऐसे डायरेक्ट लेके लगाना, वो क्या सही रहता है? ये घरेलू नुस्खे सबको सूट नहीं कर सकते। अगर आप कुछ लगा रहे हो तो रिएक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। हर चीज हर किसी की स्किन को सूट नहीं कर सकती। हाँ, यस, सबकी स्किन टाइप अलग है। कोई भी नुस्खा हर किसी की स्किन को सूट करेगा ये जरूरी नहीं है। तो यस, अगर आप कर रहे हो तो पहले आप जान लो कि आपकी स्किन को उसकी जरूरत है भी या नहीं। आप किसी के कहने में कोई भी नुस्खा नहीं यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, अपनी जो स्किन टाइप है उसके बारे में, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप करें। और अगर आपको समझ में नहीं आता, आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और आप एक सिंपल सा स्किन केयर रूटीन यूज कर सकते हैं जो कि आपको ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे स्किन रूटीन कैसे मैम, कौन सा? जब हम स्किन केयर करते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ों से हमें स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि एक फेस वॉश क्लिंजर जो होता है, हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एक क्लिंजर यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लिंजर यूज़ करो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप माइल्डर सेरेमाइड बेस्ड क्लिंजर यूज़ कीजिए। उसके बाद आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। एंड देन ड्यूरिंग द डे टाइम आप सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। सनस्क्रीन हमें बचाता है हर एजिंग के साइन से, पोल्यूशन से और फ्री रेडिकल इंजरी से, तो वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो ये 3 बेसिक स्टेप भी अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी स्किन का अच्छा ख्याल रख सकते हैं। तो आपको फालतू की चीजों में पड़ने की आप 10 चीजें करने की बजाय आप ये सिंपल सा रूटीन फॉलो कीजिए एंड देन वेट कीजिए 10-15 दिन, आपको खुद रिजल्ट पता चलेगा। जी मैम, आप जैसे कॉस्मेटिक ये भी माहिर हैं ना डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ, तो जैसे मेकअप लगाया जाता है ना, जो स्त्रियां खास तौर पे लगाती हैं, कि मेकअप सभी जो स्किन टाइप पे सूट करता है, और क्या इससे स्किन खराब होती है या किसी प्रोडक्ट की वजह से खराब होती है? प्रोडक्ट समझ से यूज़ करना चाहिए। ऑलमोस्ट भी मेकअप से खराब होती है या नहीं? मेकअप करना अपने आप में कोई क्राइम नहीं है, आप मेकअप कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप कौन सा मेकअप कर रहे हो। एक अच्छा मेकअप करना सही है। आपका मेकअप नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए, कि मतलब जब आप उसको लगाएं तो ऐसा नहीं कि वो आपके सारे पोर्स को क्लॉग कर दे। अगर वो क्लॉग कर देता है तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसलिए आप लाइट मेकअप करो, लेकिन करने के साथ साथ उसको हटाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपने मेकअप किया है तो शाम में जाकर, इवनिंग में जाकर आप उसको हटाइए। अगर आपने उसको हटा लिया, उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया तो वो कुछ हार्म नहीं करता है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप लगा लेते हैं लेकिन उसको अच्छे से हटाते नहीं हैं। ठीक है, तब प्रॉब्लम आती है क्योंकि उससे क्लॉगिंग हो जाती है, फिर एक्ने आ जाते हैं या कोई स्किन रिएक्शन हो जाती है। और हमेशा पैच टेस्ट करना अच्छी बात है। आप कोई भी नया प्रोडक्ट या नया मेकअप यूज कर रहे हो, आप कान के पीछे हल्का सा थोड़ा सा लगाइए, वेट कीजिए, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, अगर वो सूट कर रहा है ये बड़ी बात है, तो आप उसको फुल फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैम, जैसे आमतौर पे मिथ्स हैं, यूट्यूब बहुत आ गया, बड़ी चीज़ें आ गई हैं, कोई किसी का और तर्क है, किसी का और तर्क है ना। तो जो मेकअप में जो केमिकल्स पड़ते हैं या नेल पॉलिश में जो केमिकल्स पड़ते हैं, है ना, क्या कहीं ना कहीं वो एक सीरियस क्रॉनिक या कोई कैंसर कॉजिंग ऐसे तरह केमिकल तो नहीं होती, या कुछ होते हैं तो बताएं प्लीज़। जी हाँ, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे हैं मार्केट में जिनमें पाया गया है कि कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हैं।
तो जब भी आप कोई मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि वो हर्बल हो या डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हो, जो कम से कम हार्मफुल हो वो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें। Yes. जी बिल्कुल जी। वैसे तो जो ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं, ये आपने पहले कह ही दिया कि जो बड़े प्रोडक्ट होते हैं या बड़े महंगे कुछ ना, चलो नाम तो नहीं लेंगे, क्या उसके बिना भी एक हेल्दी स्किन मेंटेन की जा सकती है जी? महंगा हमेशा अच्छा नहीं होता जी। सही चीज आपको, सही प्रोडक्ट आपको चूज करना है अपनी स्किन के लिए। सही प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव ही होगा, ठीक है। हर मीडियोकर रेंज में भी प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि आपको अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। आपको अगर कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, आप उनको अपना बजट बताएं और वो उस बजट में आपको एक स्किन केयर रूटीन दे सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं इजीली। जी, जैसे पहले आपने बताया कि अलग अलग टाइप होते हैं स्किन के, तो अलग अलग टाइप पे अलग अलग जो सनस्क्रीन होती है, जी हाँ, वो अलग अलग यूज होती है मैम। जी, जैसे मैं गया बाजार में तो मैंने कहा दवाइयों की दुकान मुझे दे दो, उसने कोई भी उठा के देगी, उसका गलत इफेक्ट भी पड़ देता। दो सवाल जुड़ गए मैम। हाँ जी, हाँ जी। एक तो अलग अलग है तो एक ये इफेक्ट भी पड़ सकता है, दो सवाल हो गए। हाँ, आप जब अपना स्किन केयर प्रोडक्ट कोई भी लेते हो, चाहे वो सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजर है या क्लिंजर है, आपको देखना चाहिए कि आपका स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चूज करना चाहिए। अगर आप कोई भी ले लेते हो या किसी ऐसे इंसान जो किसी केमिस्ट शॉप पर जाके जो कि बहुत कॉमनली होता है कि आप ले लेते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं, तो रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं लगाई तो वो आपको उतना बेनिफिट नहीं देता और रिएक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो यस, आप अगर स्किन केयर प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो आप उससे बेनिफिट चाहते हो। हम जो टाइप ऑफ स्किन कैसे निकालते हैं? ज़्यादातर मोस्ट ऑफ कितने का टाइप होते हैं जी ये? हमारे यहाँ स्किन टाइप आपकी ऑयली हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, ड्राई हो सकती है और सेंसिटिव हो सकती है ना जी। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, तो आप सिंपली अपना फेस वॉश कीजिए एक अच्छे क्लींजर से और वेट कीजिए 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद एक टिश्यू पेपर लीजिए और उसको फेस पर रखिए। अगर वो पूरा ऑयली हो जाता है तो उसका मतलब है कि आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है। और अगर उसके ऊपर कोई ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स आपकी स्किन नॉर्मल है, ठीक है। और अगर आपको 1 घंटे बाद खिंचाव सा महसूस होता है अपनी स्किन पर, है ना, तो दैट मीन्स कि आपकी स्किन ड्राई है। और अगर लग रहा है कि सम पोर्शन, जो टी पोर्शन है वो ड्राई, वो ऑयली हो गया है और बाकी का इधर वाला नॉर्मल है, देन यू हैव अ मिक्स्ड स्किन टाइप। इट्स वेरी सिंपल। ये बहुत अच्छी बात है, ये जो आपने 3 चीज में, बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस टाइप में ही आप अपना सनस्क्रीन लें अपनी। अगर आप लेंगे तो आप अपनी स्किन को ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाओगे और प्रोटेक्ट कर पाओगे। जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, इससे जो मिलता जुलता, जैसे लोग बर्फ लगाते हैं घर में, जैसे नींबू हो गया, नींबू डाल लिया दही में, वो लगा लिया, है ना जी। तो ये चीज़ें ठीक है? नींबू तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, सही रहता है चेहरे पे लगाना? लेमन एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं, चाहे आपका कोई भी स्किन टाइप हो, कोई भी स्किन इशू हो। लेमन एप्लीकेशन, लेमन एक बहुत एसिडिक सब्सटेंस है, अगर आप उसको लगाते हो अपनी स्किन पर, वो आपके स्किन बैरियर को ख़राब कर देता है टोटली। तो लेमन नहीं लगा सकते आप, इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस। जी बिल्कुल। आइस लगा सकते हो। आइस अगर हम लगाते हैं अपनी स्किन पर तो वो पफिंग कम करती है। मैं इसे सवाल भी आना था, अभी जो बर्फ लगाते हैं, बर्फ लगा सकते हो आप। बर्फ से हम जब हम आइस लगाते हैं तो वो पफीनेस को कम करता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपना फेस रिफ्रेश लगता है, तो आइस लगाना, वो भी 5 to 10 मिनट्स यू कैन अप्लाई आइस। ऐसा भी नहीं है कि आप दिन भर लगा रहे हो, आप दिन में एक बार सुबह के टाइम लगा सकते हो आइस या कोई कूल पैक तो सी लगा सकते हो, कोई बात। वो आइस इतना कुछ हार्म नहीं करता है, इनफैक्ट वो पफीनेस को कम करता है जी। बहुत से मैम, ये तो हमने फेस पे या स्किन पे बात की थी, अब आते हैं हम डैंड्रफ पे। ओके, ठीक है, जो पंजाबी में सिकरी बोलते हैं इसको, है ना, शुद्ध भाषा में।
तो जो ये डैंड्रफ है, डैंड्रफ का कॉज, जैसे हम भी निकले हैं इस उसमें से, क्या कॉज रहता है इसमें? सर ना धोना, या कोई और कारण होना, ऑयली स्किन होना, या कुछ जर्म्स, या किस वजह से ये डैंड्रफ होता है स्किन? डैंड्रफ एक कॉमन परेशानी है जो विंटर्स में ज़्यादातर सब लोगों को हो जाती है। इसका मेन कारण एक फंगस होता है जिसका नाम मलेशिया फरफर होता है, ठीक है। ओके। और रिस्क फैक्टर कौन होता है? जिनकी ऑयली स्कैल्प होती है वो रिस्क फैक्टर होते हैं, ज्यादा। ठीक जी। जब हमारी ऑयली स्कैल्प होती है तो वो फंगस ज़्यादा प्रोलिफरेट करती है, ज़्यादा Okay. मल्टीप्लाई करती मल्टीप्लाई है, हो और जाती जब वो है। मल्टीप्लाई करती है तो हमें वो फ्लेक्स दिखाई देते हैं। Flakes. और जब वो फ्लेक्स दिखाई देते हैं तो हमें लगता है शायद ड्राइनेस हो रही है, हम और ऑयल लगा लेते हैं। और जबकि जब हमें डैंड्रफ होता है हमें ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो फंगस है उसको ऑयल बहुत पसंद होता है। जब हम ऑयल लगाते हैं तो वो और बढ़ जाती है। तो ये देखो कितनी अजीब बात है ना। यस, ये बहुत हमें अजीब लगता बात है है। हाँ, ये और तो कितनी बड़ी है। जी ये तो बहुत बड़ी बात आपने जी हाँ, बताई। हाँ हमें तो जी। भी ऑयल नहीं लगाना चाहिए। ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, जो कि ज्यादातर लोग तो करते क्या हैं। करना चाहिए उस तरफ? आपको सबसे पहले एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना चाहिए जिसमें कीटाकोनाजोल हो या जिंक पैराथ्रोन हो, ये सब कंटेनिंग ओवर द काउंटर मिल जाते हैं। अगर उससे भी हेल्प नहीं हो रही है देन यू कैन रीच योर डर्मेटोलॉजिस्ट। आप अपने स्किन डॉक्टर से मिल सकते हैं। इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से डैंड्रफ बिल्कुल सही हो जाता है। हाँ, क्रॉनिक कंडीशन है, आपको मेंटेनेंस में भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बट हाँ इट कैन बी क्योरेबल। जी। बिल्कुल, डैंड्रफ से तो बहुत लोग हैं जो Yes. जूझ रहे हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगी इस बात हाँ से जी। कि हमने ऑयल नहीं उस पर लगाना, है ना। तो डैंड्रफ से जुड़ी चीज़ें हैं, अभी उससे फिर बाल भी झड़ते हैं। जी हाँ, अगर आपका स्कैल्प क्लीन नहीं है, आपको डैंड्रफ है, आपको हेयर फॉल हो सकता है। यस, बोथ आर रिलेटेड, डैंड्रफ एंड हेयर फॉल आर रिलेटेड। और बात जोड़ेंगे इससे कि जो बाल होते हैं हमारे, देखा गया कि कईयों के बहुत भारी होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं। तो कईयों को ये नेचुरल होता होगा, कईयों के ऐसे होता है भी बाद में पतले हो जाते हैं। वो पतले होने का क्या कारण रहता है मैम? बालों का पतला होना ओवर द टाइम, जैसे जैसे हम एज करते हैं, वो एक्चुअली एक हेयर एजिंग का एक साइन है। जैसे Okay. जैसे जैसे हम खुद एज करते हैं, जैसे उसी तरीके से हमारा हेयर भी एज करता है। जब हमारा हेयर एज करता है तो वो पतला होना शुरू हो जाता है ना, नाजुक होना शुरू हो जाता है। तो ये एक साइन है कि आपका हेयर एज कर रहा है। हाँ, अगर आपको यंग एज में हेयर थिनिंग हो रही है देन इट कैन बी ड्यू टू सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर थिनिंग हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी से हो सकती है, ठीक है, जिंक, देयर आर सो मेनी मिनरल्स एंड विटामिन्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेयर। तो यस, उनसे भी हो सकती है यंग एज में। लेकिन ओल्ड एज में अगर आपकी हेयर थिनिंग हो रही है तो अगेन इट इज़ अ साइन ऑफ हेयर एजिंग ओनली। हाँ, बट हाँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट से इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल, बिना शक ध्यान देंगे तो वो हाँ जी, चीज़ हाँ जी। ठीक हो ही जाएगी। टाइमली एड्रेस करने पर दिस कैन बी रिवर्स्ड। जी जी। ते एंड मैम जो सनस्क्रीन बारे गल हो गई, अपने हर चीज़ बारे गल हो गई, राइट। जो खास तौर पे मौसम है, मौसम का भी कैसे असर पड़ता है स्किन पे, है ना, देख सकते हैं हम। तो आपका कहने का भी ओवरऑल है, जो सबका स्किन टाइप अलग अलग है, उस पे शैम्पू भी अलग यूज़ होगा, दवाइयाँ भी अलग यूज़ होंगी, सनस्क्रीन भी अलग यूज़ होगी, और मेकअप भी उस पे अलग यूज़ होगा, है ना। जी, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अगर आप अपना स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो व्हाई नॉट चूज योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। यस, ओके। और अपनी खुराक का, जो हम खाते पीते हैं उसका, और ज़्यादा पानी पीने का सीधा असर है हमारी चमड़ी पे? ग्लो आता है इससे? ज़्यादा पानी पीना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपको एक सफिशिएंट वाटर इनटेक रखना चाहिए। आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है। बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो ऑफ कोर्स आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहेगी। स्किन का अंदर से हाइड्रेट सिर्फ ऊपर से लगाने से नहीं होता। आप जब अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेते हो, सप्लीमेंट्स लेते हो, या फिर हाइड्रेट रखते हो, तो वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी स्किन पर जी, पॉजिटिवली। यस। एंड चलो, हमने अलग अलग टाइप पे तो बात कर ली, हम इस पे बात करें कि एक कोई कॉमन
कोई बॉडी लोशन फेस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, नहीं अलग अलग टाइप पे ही लगाना चाहिए डॉक्टर से पूछ के। लेकिन सर्दियों में जब हमारे भी ऐसे हाथ सूख जाते हैं या दिक्कत आती है और ड्राइनेस हो जाती है बॉडी पे, तो एक कॉमनली क्या हम यूज़ कर सकते हैं? ऑयल यूज़ करते हैं या बॉडी लोशन यूज़ आप करना कोई चाहिए? भी थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर सिरेमाइड हो या शिया बटर हो या फिर ग्लिसरीन हो। थिक मॉइस्चराइज़र से आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है, ड्राइनेस कम होती है। तो यस, अपनी स्किन को विंटर्स में हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है क्योंकि बाहर ड्राइनेस है, तो हमारी स्किन की भी टेंडेंसी होती है कि वो ड्राई रहती है। तो आप एक थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अगर ऑयल ही यूज़ करना चाहते हैं तो यस, यू कैन यूज़ कोकोनट ऑयल। जी कोकोनट ऑयल इज़ गुड फॉर योर स्किन एज वेल। यस जी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत एक अच्छे तरीके से जो स्किन केयर की रूटीन हो, बीमारियां हो, चाहे वो क्रीम हो, जो आपने पेशेंट को ध्यान में रखते हुए, उसके स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें बताई हैं, जो नॉलेज शेयर की है, बहुत बड़ी ये चीज़ अच्छी साबित होगी। और पूरी जो लाइफ केयर फाउंडेशन की टीम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। थैंक यू सो आपने मच। समय जो निकाला है, बहुत आपका शुक्रिया। ब्लेसिंग्स आपको हमारे डायरेक्टर सरदार अवतार सिंह जी बैनीपाल जी की तरफ से और पूरी लाइफ केयर फाउंडेशन की तरफ से। सो ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਡਰਮੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਕਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਕਰੀ ਡੈਂਡਰਫ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਸਨਸਕ੍ਰੀਮ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੁਣੇਗਾ 10 ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।